में, एक मिनट, ठीक है। तब तक डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, जिसको भी डाउट होगा अपना आराम से पूछ लेना। सर 251 बता दीजिएगा। एक मिनट, बुकलेट 2 में कहा गया भाई, केमिकल बॉन्डिंग 2, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा बोली? 251 वाले पार्ट पे, द diamagnetic molecule is सुपर ऑक्साइड आयन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्साइड आयन का मतलब क्या होता है बताइए? वही नहीं पता सर। अरे नालायक, बताए थे क्लास में। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, O के ऊपर 2- है तो इसको ऑक्साइड आयन बोला जाता है। अगर O2 2- है तो इस चीज को परऑक्साइड आयन बोला जाता है। और अगर O2 के ऊपर 1- चार्ज है तो इस चीज को हम लोग सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर नहीं पता तो एनसीईआरटी पलट के देखेंगे ना। सब क्लास में एकदम सीख लेना। नहीं सर क्लास में नहीं सिखाएगा तो हम तो नहीं मेहनत करेंगे। हम काहे मेहनत करें, फी आपको दे रहे हैं, मेहनत हम करें बताइए? मजाक चल रहा है क्या? और कोई डाउट? अच्छा 251 के अलावा और कोई डाउट? अब बन जाएगा 251? ट्राई करके देखो एक बार, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई डाउट है तो पूछो। बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट है तो। और कोई डाउट नहीं है किसी को? ऑल्दो डाउट होना नहीं चाहिए था, लास्ट क्लास में हम बोले हुए थे कि आसान टॉपिक है तो डाउट होना नहीं चाहिए था, बट अगर डाउट है तो पूछ लो। और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ाना था? डाइपोल मोमेंट हो गया तुम लोगों का, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया तुम लोगों का, एमओटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका तुम लोगों का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक बाकी है। और क्या बाकी है? आयनिक बॉन्डिंग, हाँ बोलो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या? ठीक है। ओके, और कोई डाउट किसी को? क्या बच गया भाई इसके अलावा? शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाँ। सर 262 में एक डाउट है। 262 में एक डाउट है तो 262 ही तो एक डाउट हो गया। 262 ये नहीं सर, ये नहीं तो कौन सा 262? अच्छा ऊपर की एक्सरसाइज है, हाँ बोलो। अरे नालायक, इसमें डाउट है जी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लास्ट क्लास में बोले थे विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट क्लास में प्रवचन दिए थे कि जहां कहीं भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है मतलब वहां बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। H2 वाले पार्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग वाला पार्ट में 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s वाले पार्ट में। तो इस केस में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे तो H2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर हमको 1 दिख रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो 1 दिखेगा। सिग्मा स्टार 1s अगर कंसिडर करते, सॉरी He2 की बात करते हैं, तो He2 वाले पार्ट में हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब टोटल बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट अपना 0 निकल के आएगा। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। फिर भी आगे देख लेते हैं।
हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोगों को 2 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लिथियम 2, लिथियम वाले पार्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग टोटल 4 हो गया इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर। तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी। और कोई नहीं सर, डाउट? पढ़ाइए आगे। अच्छा आगे पढ़े, चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में एमओटी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग क्या डिस्कशन कर लें, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए? पहले बताओ भाई, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए? अपने पास डाइपोल, डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना? हाँ, डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं। बचा क्या अपने पास पढ़ने को? लेक्चर नंबर 16 एमओटी पढ़ चुके, डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके, क्या टॉपिक बच गया पढ़ने को? सर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच गया। तुम लोग का टॉपिक, तुम लोग इंजीनियरिंग से आगे चल गया। इंजीनियरिंग वालों का रेजोनेंस चल रहा है 4 लेक्चर से, मतलब 18 लेक्चर तक में उन लोगों को ये चीज कराए थे। एमओटी उन लोगों का हो चुका है, डाइपोल मोमेंट हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ है, और रेजोनेंस हो चुका है। रेजोनेंस भी नहीं हुआ। नहीं, रेजोनेंस तुम लोगों में नहीं हुआ है, रेजोनेंस वहां पे हम पढ़ा दे रहे हैं। तो अच्छा जी, सही है, तुम लोग का सिलेबस अच्छा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर के हिसाब से। उन लोगों का लेक्चर 2 लेक्चर पीछे चल रहा है, हमको लगता है डिस्कशन में उन लोगों का 2 लेक्चर लगा होगा। बहुत भारी भारी सवाल उसमें पूछना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है। लेक्चर नंबर 16 केमिकल बॉन्डिंग। चलो एक काम करते हैं, पहले आयनिक बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग का डिस्कशन हम लोग का 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉइजन्स रूल का डिस्कशन कर लेंगे और हम लोग का टॉपिक वहां पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। रेजोनेंस वाला पार्ट तुम लोगों को जीओसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग डाल देना आयनिक बॉन्डिंग। ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल टाइप का टॉपिक है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, बट क्योंकि 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनता है। तो आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट के बारे में हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशन कि आयनिक बॉन्डिंग होता क्या, पहले लेक्चर में भी किया था। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो एकदम बिल्कुल बेसिक लेक्चर में भी कुछ कुछ डिस्कशन किया था। तो उस डिस्कशन को तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्सटेंडेड पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट, एंड कुछ और भी ज्ञान बांट देंगे, ताकि तुमको लगे कि हाँ 11th में आकर कुछ नया पढ़ लिया। कुछ तो ज्ञान बांटना ही पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट, पॉइंट नोट करना शुरू करो, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ब्रैकेट में एक और हेडिंग लिख लेना, आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये वर्ड हम लोग कहीं पे मेंशन किए थे, बताना चाहेगा कोई कहाँ पे ये वर्ड मेंशन किए थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? कोई भी ज्ञान बांटना चाहेगा? कोई नहीं बताएगा जी ये वर्ड कहाँ मेंशन किए थे। हम लोग जब वैलेंसी डिस्कस कर रहे थे तो वैलेंसी वाले पार्ट में डिस्कशन में ये चीज मेंशन किए थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा कोवैलेंसी, ये 2 पार्ट मेंशन किए थे हम लोग वहां पे। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी से एसोसिएटेड है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चलते हैं। दोनों नाम ध्यान रखना, मेंशन कर लो। पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। वैसे एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये हम लोग वर्बली बोल रहे हैं, एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड कोई ट्रू बॉन्ड नहीं होता, सही बॉन्ड नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, जैसे NaCl है तो NaCl में Na प्लस है और Cl में माइनस है, तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बस वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से 2 चार्जेस या 2 आयंस साथ में रह रहे हैं। अदरवाइज कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे बॉन्ड बनने का मतलब कुछ कॉमन पार्ट, कुछ चिपकने वाला पार्ट होगा,
बट NaCl में एक Cl नहीं होता, बहुत सारे Cl होते हैं। इनफैक्ट सॉलिड स्टेट में पता चलेगा कि 6 Cl होते हैं। तो जो NaCl वाला पार्ट है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे नेगेटिव चार्ज से एसोसिएट हो रखा है। तो बॉन्ड किसके साथ बनाया नहीं मालूम, रेशियो 1:1 है, बट बॉन्ड किसके साथ बनाया ये नहीं पता रहता है अपने को। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो इस केस में जो फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो मेंशन करेंगे ही, साथ ही साथ एक और चीज लिख सकते हैं, formation of ion takes place, formation of ions takes place followed by electrostatic attraction between the ions। जो आयंस बनेंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक्चुअल में थर्ड पॉइंट कोई पॉइंट नहीं होता, हम लोग दो डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरा डिस्कशन होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो चीजों का हम लोग का डिस्कशन होगा। मिली, पहला प्रॉपर्टी बताओ जो 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में टॉपिक है तो 10th क्लास में पढ़ रखे हैं टॉपिक। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। खुशी, दूसरा पॉइंट बताइए। बोल ही नहीं रही जी। भूल गए सर, सोचो। 10th क्लास का टॉपिक भूल गए सर। अरे भाई साहब। ऋषि। यस सर। अरे यस सर नहीं, आंसर सर। सर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। हाँ, बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, लेकिन इसी में स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten और aqueous state। मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर देगा। श्रुति, कोई अगला प्रॉपर्टी बताइए। कोई भी अगला प्रॉपर्टी बताइए। हाँ हम बोले बोलो। आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ये इतना बच्चा टाइप बात मत करो। सॉलिड रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हो गया काम उससे। अब दूसरा बताओ, तुम बोल दिए तो तुम्हें को दूसरा बताना है। मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे ये पॉइंट मेंशन करते हैं हम लोग। कंपाउंड की प्रॉपर्टी बतानी है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है। तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या है तो तुम मेड ऑफ दिस एंड दिस बोलेंगे क्या? तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है ना, गुस्सा ज्यादा आता है, चिढ़ती ज्यादा है, हंसती ज्यादा है, रोती ज्यादा है, ये प्रॉपर्टी हुआ ना जी। बने क्या? आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रांग। नहीं, ये भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस बॉन्ड के टाइप का प्रॉपर्टी है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी चाहिए। फिर इतना ही आता है। सर क्रिस्टल फॉर्मेशन भी था क्या? क्या क्रिस्टलाइजेशन भी था क्या? क्रिस्टलाइजेशन तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति बताइए कुछ। हार्ड होता है सर। हार्ड होता है एंड ब्रिटल भी बोल सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब मालूम है क्या होता है? सर इसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाए।
हाँ, जैसे पत्थर को तोड़ते हैं तो चूर हो जाता है एकदम से, तो पत्थर हार्ड है बट ब्रिटल नेचर का है। दोनों थोड़ा अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी होता है। और कोई प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं। इन सॉलिड फॉर्म, क्या क्या क्या? गुड इंसुलेटेड इन सॉलिड फॉर्म। सही है। बैड कंडक्टर का मतलब तो गुड इंसुलेटर हो गया ना। बैड कंडक्टर गुड इंसुलेटर। Sir, soluble in water. सॉल्युबल इन वाटर तो चलो ठीक है, लिख देते हैं, एक प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन वाटर। ऑल्दो सारे यानी कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते बट चलेगा, मतलब ठीक ठीक है स्टेटमेंट। और कोई प्रॉपर्टी? सर हायर वेपोराइजेशन भी बता सकते हैं, फिर वो मेल्टिंग बॉइलिंग हो तो जाएगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग में चला गया हो तो सारा तो मेल्टिंग बॉइलिंग में ही चला जा रहा है। नहीं, सारा मेल्टिंग बॉइलिंग में नहीं जाता है, हार्ड और ब्रिटल हुआ ना थोड़ा अलग। एक और हम लोग प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं बेसिकली, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। पहले पहले ये कर लेते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसके पीछे रीजन क्या है? एक नया टाइप का पॉइंट है, तो इसीलिए इस पॉइंट को हो सके तो स्टार मार्क कर लो। ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं कि स्टार मार्क करने लायक इंपॉर्टेंट है कुछ, बट क्योंकि एकदम नया टाइप का कुछ पॉइंट है तो इसीलिए। नॉन डायरेक्शनल का मतलब यही है बेसिकली, जैसे है ना कि केवल एक दो आयंस के बीच में यहाँ पे हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज के अलोंग हर एक डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज अपने अलोंग हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल इन नेचर हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते नहीं हैं। समझ में आया। जैसे जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे तो बोल रहे थे ना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, और एक पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस से किसी भी डायरेक्शन में अटैच हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नॉन डायरेक्शनल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अब बुझाया? यस और सर। इसके इसके बाद एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, ये वर्ड हम इसलिए मेंशन कर ले रहे हैं ताकि जब इसको क्लास 12 के सॉलिड स्टेट में पढ़ो तो वहां पे कोई दिक्कत ना आए। अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये भी एक नया पार्ट है जो हम लोग के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे जब हम लोग आयंस का अरेंजमेंट करते हैं, तो आयंस के अरेंजमेंट के टाइम पे जैसे मान लो ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हम, सपोज एक प्लस है एक माइनस है, फिर एक प्लस है फिर एक माइनस है, इसी टाइप से एग्जिस्ट करता है। एक प्लस है एक माइनस है, नीचे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मान लो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करते हुए चल रहा है। तो इस रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में जैसे एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा एक लाइन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा लाइन से मान लो। तो नॉर्मली होता क्या है कि अनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये वर्ड जानना, सॉलिड स्टेट में आएगा वापस से। अलग अलग डायरेक्शंस में जाने पे अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो होता है, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर गए, इस डायरेक्शन में गए, ये रेड वाले पार्ट के डायरेक्शन, अरे यार, मान लो रेड वाले पार्ट के डायरेक्शन में गए, तो इस डायरेक्शन में जाने पे, और मान लो इस डायरेक्शन में गए, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो होगा। क्यों ऐसा? तो एक चीज सोच के देखो, जैसे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे आयंस क्लोजली अटैच्ड है, जबकि दूसरे एरो वाले पार्ट में, इसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरा ये ग्रीन वाला एरो हम शो कर रहे हैं, इस ग्रीन वाले एरो में जो एटम्स से ज्यादा डिस्टेंस पे, जैसे ना एटम्स आपस में क्लोज है और दूसरे एटम यहाँ से दूर है, तो जब एटम्स ज्यादा दूरी पे होंगे तो उनके वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस होगा वो भी थोड़ा अलग होगा। जब एटम्स कम कम दूरी पे होंगे तो उसके वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंड्यूस होगा वो अलग बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे हम लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। हम केवल ये वर्ड मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब बता दिया है,
बट सॉलिड स्टेट में क्योंकि इस वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे इस चीज को। इन 4-5 पॉइंट का ध्यान रखना, स्कूल के एग्जाम में काम आएगा। स्कूल के एग्जाम में अगर पूछेगा भाई सवाल तो 3 मार्क्स का सवाल पूछेगा, मतलब कोई 3 पॉइंट लिखना है तुमको, 3 पॉइंट तो वैसे ही लिख देंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोगों को एक और छोटा सा पार्ट डिस्कशन में यूज करना होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहला चीज तो ये कि हम लोग जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करा रहे हैं, आदित्य कौशल कहाँ थे आप? ओए आदित्य कौशल बोलता ही नहीं है कुछ। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो जैसे मान लो NaCl है, तो Na और Cl आपस में कंबाइन करते वक्त Na+ और Cl- का फॉर्मेशन करा रहा है। तो पहला चीज तो ये है कि कभी भी Cl जो है वो Cl2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, बट चलो ठीक है, मान लिया कि Cl सिंगल फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा होता, तो भी सोडियम वाला पार्ट पहले आयन में कन्वर्ट हो तब तो कुछ कर पाएंगे, और क्लोरीन वाला पार्ट भी पहले आयन में कन्वर्ट हो तब तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग पहले तो सोडियम को उसके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरीन को उसके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दोनों के एसोसिएशन से हम लोग आराम से NaCl का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वाले पार्ट में, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो हम लोग के फैक्टर्स में पहला चीज ये कि जो मेटल है और जो नॉन मेटल है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। तो मेटल जब पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो जितना लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी है उतना अच्छा होगा। नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो जितना हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है उतना बेटर होगा, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लो। सबसे पहला फैक्टर में लो ionization energy of metal favors ionic bond formation। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लो होगा उतना जल्दी वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, उतना जल्दी नहीं वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। और दूसरा पार्ट, जब हम लोग नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी एक एनर्जी को एसोसिएट करते हैं और वहां पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी होगी। ये सब चीजें हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल्स फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। favors ionic bond formation। और इन दोनों के बाद एक और हम लोग छोटा सा पार्ट मेंशन कर लेते हैं, ऑल्दो ये कोई फैक्टर नहीं है जैसे, बट मिली जो बोली कि सर नॉन मेटल और मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो जितना मेटालिक होगा और जितना नॉन मेटालिक होगा उतना ज्यादा बेटर आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जब मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ा देंगे और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ा देंगे तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है और मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना घटेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ेगा। तो इसके वजह से जो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
मतलब गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना हाई होता जाएगा। मतलब ऑलरेडी गैप है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा भी रहे हैं और दूसरे का बढ़ा दे रहे हैं। तो पहले मान लो कैसा वैल्यू था, पहले यहाँ पे वैल्यू था 2 और यहाँ पे 1, या फिर ऐसा ले लेते हैं, पहले वाले पार्ट में वैल्यू थे यहाँ 4 और यहाँ पे 8। अभी इसका वैल्यू मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया, तो घटा करके मान लो कर देते हैं 2 और इधर वाले को कर देते हैं 10। तो पहले गैप 4 का था, अभी 10 8 गैप 8 का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ज्यादा फेवर कर सकते हैं हम लोग। तो थर्ड पॉइंट मेंशन कर लो, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप डेल्टा En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप फेवर्स ionic bond formation, favors ionic bond formation। और चौथा एक और फैक्टर है जो अपने को कंसिडर करना होता है, हायर लैटिस एनर्जी। ऑल्दो ये वर्ड नया है तो इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि क्या होता है, और क्योंकि नया है तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। हायर लैटिस एनर्जी फेवर्स ionic bond formation। Higher lattice energy favors ionic bond formation। अब हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। हम लोग आयनिक बॉन्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें एक फजांस रूल है, ऑल्दो आयनिक बॉन्ड का पार्ट बोल देते हैं, बट ठीक है उसको अलग से एक टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लैटिस एनर्जी क्या होता है इस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग का टॉपिक ऑलमोस्ट बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फजांस रूल ये दोनों टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कशन में पुट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जनरल टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे होंगे, और इन दोनों टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम लोग आराम से फिर केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट को क्लोज कर सकते हो। उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स होंगे, हम लोग एक एक करके आज डिस्कशन करेंगे। ये सब टॉपिक्स हम लोग के जो बचे हुए हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग 2 के जैसा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और उसको हम लोग अभी डिस्कस करें बाद में डिस्कस करें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे होता क्या है ना, मान लो कि हम एक छोटा सा डेफिनेशन पूछते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ऋषि बताओ क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉपी पलट के बताएगा जी। सर याद नहीं आ रहा है। अरे नालायक, बताओ यार ऐसे कैसे काम चलेगा, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे तभी भी याद नहीं आता है। खुशी मिली। सर किसी न्यूट्रल एटम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी चाहिए होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। न्यूट्रल एटम मत बोलना, गैसियस आइसोलेटेड एटम बोलना, ये वर्ड थोड़ा मैटर करता है। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये चीज क्या होता है, तो सेम डेफिनेशन है, सिमिलर टाइप का डेफिनेशन है। किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं, मतलब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन का हम लोग एडिशन करा रहे हैं, तब उस केस में हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त जितना एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक चीज देखो, दोनों जगह पे गैसियस आइसोलेटेड एटम है, दोनों जगह पे। तो एक चीज सोच के देखो, मान लो जैसे NaCl बनाना है अपने को, NaCl सॉलिड, तो Na वाला पार्ट तो सॉलिड में होता है, Cl2 वाला पार्ट हम लोगों का गैसियस फॉर्म में होता है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर एक एटम होगा तो भी गैसियस फॉर्म में होगा। अब यहाँ से हम लोगों को Na से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है और Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बट प्रॉब्लम अपने साथ ये है कि Na से जो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को रिमूव करना है, वो रिमूव हम लोग कैसे कर पाएंगे
जब तक ये गैसियस फॉर्म में नहीं जाएगा तब तक आयनाइजेशन एनर्जी दे ही नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन ये बोल रहा है कि गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन हटाने में जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम वाला पार्ट जो है ये जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा तब तो कुछ बात कर पाएंगे। तो इस केस में पहले हम लोग इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और बचपन में एक चीज सुना है, सॉलिड से अगर सीधा गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो सब्लिमेशन करा के ये काम तो करा दिया। और क्लोरीन वाला जो पार्ट है ये हम लोग के गैसेस फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो रहता Cl2 है तो Cl2 को डिसोसिएट करना पड़ता है, जैसे ना क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो इसको डिसोसिएट करके हम लोग 1 क्लोरीन निकाल सकते हैं। तो ऐसा कर देते हैं, 2 क्लोरीन में से हाफ मोल ले लेते हैं, उसको डिसोसिएट करके हम लोग क्लोरीन गैस बना देंगे। अब हम लोगों का Na गैस वाले पार्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉन हटाते वक्त आयनाइजेशन एनर्जी देके Na प्लस बना सकते हैं, और क्लोरीन वाले पार्ट से हम लोग Cl माइनस बना सकते हैं। ऐसा हो गया पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि हम लोग का Na प्लस गैसियस फॉर्म में है और Cl माइनस गैसियस फॉर्म में है, तो जो NaCl बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में बनेगा, लेकिन यहाँ तो ऊपर सॉलिड दे रखा है। तो NaCl जो गैसियस फॉर्म में आया ये पार्ट अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि होता क्या है कि जब एक Na प्लस और एक Cl माइनस है तो गैसियस फॉर्म में कोई तकलीफ नहीं है, बट एक Na प्लस एक Cl माइनस के साथ कंबाइन करने के साथ साथ और भी Cl माइनस के साथ कंबाइन कर सकता है। सिमिलरली एक Cl माइनस और भी Na प्लस के साथ कंबाइन कर सकता है। फिर फर्दर इस तरीके का हम लोग आराम से एडिशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इन सब के वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस या बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, बहुत सारे नेगेटिव आयंस इस तरीके से आपस में कंबाइन करना शुरू करते हैं। और जब वो कंबाइन करना शुरू करते हैं तो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में जाना शुरू करते हैं। वो फिक्स्ड अरेंजमेंट क्या होता है सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे अपन, बट एक सर्टेन फिक्स्ड अरेंजमेंट में जाना शुरू करते हैं। इस सर्टेन फिक्स्ड अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोला करते हैं। ये वर्ड जो लैटिस वर्ड है वो आयंस जब अरेंजमेंट में जाना शुरू करते हैं तो सर्टेन टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोलना शुरू कर देते हैं। और जब एक गैसियस आयनिक कंपाउंड अपने आप को सॉलिड लैटिस में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैस बनेगा। तो अगर हम लोग सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड बना, ऐसा लिख रहे हैं। सॉलिड में हम लोग हीट ऐड किए तो लिक्विड बना, और लिक्विड में हीट ऐड किए तो गैस बना। तो गैस में अगर हीट सब्ट्रैक्ट करेंगे या सिस्टम से हीट बाहर निकालेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से अगर हीट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को सॉलिड मिलेगा। तो बेसिकली जब गैस से हम लोग सॉलिड में जाएंगे तो सिस्टम से हीट बाहर निकलना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने में हीट देंगे, लिक्विड से गैस में जाने में हीट देंगे। तो उल्टे प्रोसेस में जब गैस से लिक्विड में जाएंगे तो हीट बाहर निकलेगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस से सॉलिड में जाएंगे तो भी हीट बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हम लोगों का सोडियम और क्लोरीन का गैसियस कंपोनेंट मतलब NaCl का गैसियस पार्ट अपने आप को फिक्स्ड सॉलिड अरेंजमेंट में कन्वर्ट करेगा तो उस केस में हीट लिबरेट करेगा, और हीट का मतलब एनर्जी हो गया। तो इस केस में एनर्जी वाले पार्ट को लिबरेट करेगा, और वही जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है उस चीज को हम लोग लैटिस एनर्जी बोला करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो, गैसियस आयनिक कंपाउंड से सॉलिड लैटिस के कन्वर्जन के टाइम पे जितना एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ये हम लोग नॉर्मली एसोसिएट करके चलते हैं। तो ध्यान रखना ये लैटिस एनर्जी वाला पार्ट क्या होता है। एक छोटा सा हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, लैटिस एनर्जी, और हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी, और पॉइंट नोट कर लो हेडिंग डाल के। It is equal to the amount of energy liberated. It is equal to the amount of energy liberated
when 1 mole of gaseous ionic compound when 1 mole of gaseous ionic compound is converted into solid lattice arrangement is converted into solid lattice arrangement. जब 1 मोल गैसियस आयनिक कंपाउंड को हम लोग सॉलिड लैटिस अरेंजमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे जितना एनर्जी लिबरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये डेफिनेशन का ध्यान रखना। अब एक छोटे सा पॉइंट पे आ रहे हैं हम, जो ऊपर लिखा था कि हम लोगों का लैटिस एनर्जी वाला पार्ट जितना ज्यादा होगा, जैसे हायर लैटिस एनर्जी फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना फेवर करेगा। तो पॉइंट ये है कि लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बट लैटिस एनर्जी पता ही नहीं था अपने को, अभी तो लैटिस एनर्जी पता चला, अब लैटिस एनर्जी कंपेयर कैसे करें, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा पार्ट और मेंशन कर लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, इसमें सबसे पहला फैक्टर हायर चार्जेस ऑन cations और anions एरो हायर लैटिस एनर्जी। कटायन और अनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद if charges are same then smaller sizes of cation or anion higher lattice energy। Smaller sizes of cations and anions higher lattice energy। इसका बेसिक मतलब क्या है, पहले वो मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये जो फैक्टर्स है तुमको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे तुम लोग शायद फिजिक्स में और शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ा होगा, अगर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r के बराबर है तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा जा सकता है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दोनों के चार्ज के ऊपर दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा और दोनों के डिस्टेंस के ऊपर भी दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लो चार्ज सेम है तो जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लो छोटा एटम है तो छोटा एटम होने से दोनों चार्ज के बीच का, छोटे आयंस हैं तो छोटे आयंस होने से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। अगर आयंस बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो पहले हम लोग चार्ज देखेंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा कटायन पे या अनायन पे उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, और दूसरा अगर चार्ज सेम हुआ तब उस केस में जितना स्मॉलर साइज होगा कटायन और अनायन का उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग को लैटिस एनर्जी कंपेयर करना सीखना होता है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। कंपेयर द लैटिस एनर्जी इन द फॉलोइंग केसेस। Compare the lattice energy in the following cases.
पहला क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, पहले ध्यान दो फिर नोट डाउन करना। चलो ध्यान दो, जैसे नॉर्मली ऐसा होगा कि जो हम लोगों का लैटिस वाला पार्ट है उसमें कटायंस या अनायंस नॉर्मली हमेशा सेम दे रखा होगा, कोई ना कोई एक पार्ट सेम दे रखा होगा, कोई एक पार्ट वेरिएबल में रहेगा। तो जैसे मान लो Na सेम दे रखा, तो सोडियम से अपने को मतलब नहीं है। अगर कटायन सेम दिया तो अनायन को देखो, केवल अनायन में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस दे रखा। 4 अनायंस दे रखे हैं अपने पास, तो इन चारों अनायंस में से किसी एक पार्ट को अपने को देखना होगा। तो जैसे नॉर्मली जो ऊपर हम लोग फैक्टर लिखे थे कि पहले चार्ज देखो फिर साइज देखो, तो चार्ज तो सब में एक नेगेटिव चार्ज है, -1 -1 -1 -1, उससे अपना काम नहीं चल सकता। तो साइज देखेंगे, और रेडियस जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा निकल के आना चाहिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप जाते हैं जब, तो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, आयोडीन का, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आयन फ्लोरीन होगा, सॉरी सबसे छोटा आयन फ्लोरीन होगा, और रेडियस जितना छोटा होता है लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। तो कटायन अगर सेम है तो उससे फर्क नहीं पड़ा। अनायन का चार्ज देखा, पहले चार्ज सेम था तो साइज देखा, साइज वाला पार्ट हम लोगों को फ्लोरीन का सबसे छोटा मिला तो उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा था तो लैटिस एनर्जी वाला पार्ट सबसे कम मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अभी नोट डाउन मत करना, पहले और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो NaF, Na2O, Na3N, अगर ये एग्जांपल दे रखा है तो इस केस में क्या होगा। तो जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे +1 है, दूसरे वाले केस में 2 सोडियम है, बट एक सोडियम के ऊपर तो एक ही +1 चार्ज होता है। तो ये मत सोचना कि टोटल कटायन के ऊपर +2 चार्ज है तो +2 देखेंगे, ये देखना कि कटायन के एक पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है। तो एक सोडियम के ऊपर एक ही प्लस चार्ज होता है, वो 2 सोडियम से टोटल चार्ज +2 है, बट एक आयन के ऊपर एक ही चार्ज है, थर्ड में भी एक आयन के ऊपर एक चार्ज है। तो अगर कॉमन कटायन था तो उससे काम नहीं करेंगे, अनायन को देखेंगे। अनायन में फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग को -2 चार्ज मिल रहा है, और नाइट्रोजन वाले पार्ट पे हम लोग को -3 चार्ज मिल रहा है। तो कटायन अगर सेम है तो सबसे पहले अनायन देखा, अनायन का चार्ज देखा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा चार्ज नाइट्रोजन में मिल रहा, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी, फिर उसके बाद Na2O, और सबसे कम लैटिस एनर्जी NaF का कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो एक बार, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो इन दोनों को नोट डाउन कर लो और उसके आगे क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। और पीरियोडिक टेबल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके देखो इतने क्वेश्चंस। लाइट चला गया अभी इधर। चलो तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो, सिस्टम तो आप हम लोग का हुआ नहीं है, काम चल जाएगा।
सर थर्ड में AlF3 हाईएस्ट होगा क्या? थर्ड वाले केस में AlF3 हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोडियम में +1 चार्ज है, मैग्नीशियम में +2 चार्ज है और एल्यूमिनियम में +3 चार्ज है। ठीक है, यस सर। थर्ड वाले का हम आंसर लिख दे रहे हैं। AlF3 में सबसे ज्यादा चार्ज, सॉरी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी में, MgF2 में थोड़ा कम, NF में सबसे कम। बाकी क्वेश्चन ट्राई करो। फिर सर Na2O उससे ज्यादा Al2O3 उससे ज्यादा MgO। Na2O MgO Al2O3 नहीं उल्टा हो गया। MgO उल्टा हो सबसे गया। कम होगा। तो तुम क्या बोले? वही तो बोली। क्या? एक मिनट So, लिखने दीजिए। ओके सेकंड वाले केस में हर एक जगह पे ऑक्सीजन -2 है, तो नेगेटिव चार्ज का चार्ज तो सेम है। कटायन में Na+1, मैग्नीशियम में +2, एल्युमिनियम +3 होता है, तो सबसे ज्यादा चार्ज Al2O3 में, उसके बाद फिर हम लोगों को MgO में मिल रहा, फिर उसके बाद Na2O में मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन के ऊपर -2, -2, -2, -2, सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, रुबिडियम के ऊपर +1, सीजियम के ऊपर +1, तो सब में चार्ज सेम है। तो क्या करेंगे? तो सबसे छोटा साइज सोडियम का दिख रहा, क्योंकि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हम लोग का ग्रुप निकल के आता है। तो सोडियम में सबसे छोटा साइज, मतलब लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम में, फिर रुबिडियम में, फिर सीजियम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। खुशी भाग गई थी ये तुम। नो मैं सर, खुशी तो तो बाकी नहीं थे सर, वो मेरा टैब ऑफ हो गया था अपने आप। तुम लोग ना हो सके तो एक कंप्यूटर ले लो, जिंदगी में काम आएगा। और क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस कुछ कुछ तो चलेगा ही चलेगा, हम लोग एटलीस्ट डिस्कशन कर लिया करेंगे, जो भी डाउट क्लासेस वो ऑनलाइन कर लिया करेंगे। तो लोग अपने घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकते हो तो लगवा लो, ज्यादा बेटर है। क्लासेस कंप्यूटर, ऑफ लेकिन कंप्यूटर। लाइट का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम रहता है, बहुत दिक्कत है जिंदगी में भाई। हम लोग के क्लास यहाँ कैसे, हम लोग कैसे मैनेज किए सोचो लॉकडाउन में क्लासेस, हम ही लोग को पता है। बट हम लोग क्लास मतलब कैंसिल बहुत रेयरली, एकदम कैंसिल करने में मजबूरी, ऐसे क्लास नहीं भी रहता है तो ऐसे। आज आज सुबह इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गया था, लाइट भी नहीं था सुबह से चिराचास में। सर ऑफिस चीरस क्लास सेट हो गया है क्या शिफ्ट? नहीं नहीं, ऑफिस तो मेरा जो उधर था ना फ्लैट, वो ऑफिस बना दिया हम लोग, और हम लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि ऑफिस एक एक वर्किंग ऑफिस जरूरी था, नीचे जो ऑफिस था अच्छे से था नहीं, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले को ऑफिस बना दिए और हम उधर शिफ्ट हो गए आराम से। वैसे भी हम सिटी सेंटर में अब रहने का मन नहीं करता था। पहले क्या था कि थोड़ा माहौल शांत रहता था, अब इतना उधर शॉप्स खुल गया है ना कि अब एकदम बिल्कुल हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो मन ही नहीं लगता है मेरा उधर। सुकून चाहिए ना, कम से कम कभी तो सुकून ले। तुम लोग पहले दिमाग खराब करो, फिर उसका दुनिया वाला भी फिर से दिमाग खराब करेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज -2, -2, -2, -2, -2, बेरियम के ऊपर +2, स्ट्रोंशियम के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और बेरिलियम के ऊपर +2। तो चार्ज सब में सेम है, तो फिर हम लोग साइज को देखेंगे। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, बेरिलियम सबसे पहले आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंशियम आता है और फिर बेरियम आता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा,
तो इस केस में बेरिलियम सबसे स्मॉलर साइज का निकल के आ गया, उसके हिसाब से लैटिस एनर्जी सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दुविधा है तो आराम से पूछ सकता है, अगर किसी को परेशानी नहीं है तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे बता दे रहे हैं। हम लोग का 2 मेजर टॉपिक बचा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको केमिकल बॉन्डिंग 1 का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट हम लोगों का फजांस रूल, फजांस रूल के अलावा हम लोगों का ब्रिज बॉन्डिंग, उसके अलावा हम लोगों का बैक बॉन्डिंग। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग के बचे हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फजांस रूल आयनिक बॉन्डिंग का ही पार्ट है बेसिकली, बट उसको अलग से भी हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। ये 4 कंसेप्ट है जो अपने को डिस्कस करना है, बट इन 4 कंसेप्ट के डिस्कशन के बाद इनके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करने हैं अपने को। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, हीटिंग इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी, कलर ऑफ कंपाउंड, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 का पार्ट मानते हैं। एक्चुअल में हम इन दोनों को भी केमिकल बॉन्डिंग 2 का ही पार्ट मानते हैं, अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, मतलब चाहो तो इसको 2-2.5 महीने तक पढ़ा सकते हैं आराम से। तो इतना बड़ा टॉपिक बहुत बोरियत हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फजांस रूल के बाद थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग को स्टॉप करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को शुरू करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका जीओसी का पार्ट इंजीनियरिंग मेडिकल सब का कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग जो तुम्हारा